नोट करो सबके नाम आगे से, अभी से बनवा के नहीं लगवा देते हैं यहाँ। चलिए, कोई कुछ डाउट तो नहीं है अभी, पूछने का तो नहीं किसी को? डाउट हो तो पूछिए। कहाँ तक हो गया था? इश्यू हो गया? आर्ग्यूमेंट होने थे ना, कोई तो बोलो। आर्ग्यूमेंट होने थे, कोई डाउट नहीं, कुछ नहीं पूछना। आर्मोरर रिपोर्ट। नहीं, कोई टेस्ट नहीं होगा उसका। क्या मेडिकल एग्जामिनेशन का जरूरत, क्या एग्जिबिट बनाएंगे बस, वो रिकवरी, सिर्फ रिकवरी बनवाएंगे उसकी। और यदि उसके कोई एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत है तो वही आर्मोरर ही बुलाया जाएगा, कितने साइज का है क्या है, या फिर डॉक्टर बुलाया जाएगा, है ना। मान के पुलिस ही लिख के चलती है साइज उसका, कितने साइज का था। और कोई डाउट है तो उससे रिगार्डिंग कोई स्पेशलिस्ट होगा, फिर उसकी एप्लीकेशन लगेगी, प्रोसिक्यूशन को जरूरत है प्रोसिक्यूशन लगाएगा, और डिफेंस को आवश्यकता है तो डिफेंस लगाएगी। चलिए सर, एक क्वेश्चन था, पूछिए। ऑनलाइन जो भी है रिकवरी में सीसीटीवी फुटेज भी लेंगे? किसकी रिकवरी में? इस केस के रिगार्डिंग है कोई और को? रिकवरी किसकी बात कर रहे हैं ऑनलाइन? पीछे पिछले केस, पिछला कौन सा केस था? चलिए आप नोट करते रहे, मैं बता दूंगा कौन सा पिछला केस है ना। यहाँ पर रिकवरी है, सीसीटीवी फुटेज लगी ही हुई है तो वन लेंगे। यदि इस प्रमाइस में कोई घटना हो जाती है और यहाँ सीसीटीवी फुटेज लगी हुई है तो 100% लेंगे, आईओ लेगा। जो अवेलेबल ही नहीं है वहाँ घटना स्थल पर तो कैसे लिया जाएगा? ठीक है ना। तो ये चलो हमने एक लिया था एग्जाम्पल, है ना। इसमें बहुत सारी एविडेंस है, इसको अच्छी तरीके से हम समझेंगे कि कैसे। कल यही बात आपकी उन्होंने बोली थी ना, कल आपने उनने पूछा कि उनका कहना भी यही था कि यदि ट्रायल ट्रायल बाई मजिस्ट्रेट है, वो तो मजिस्ट्रेट है। कल उन्होंने और स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा कि यदि ट्रायल बाई मजिस्ट्रेट केस है तो भी क्या मजिस्ट्रेट जे बोर्ड को भेजेगा क्या? सेशन, ये तो ट्रायल सेशन जज है। अब सेशन जज नहीं सोच रहा कि मैं बिलो डिग्निटी काम करूं, इंक्वायरी करूं, तो वो जे बोर्ड में भेज देगा, क्योंकि वहाँ प्रोविजन ऑलरेडी दिए हुए हैं, है ना। तो वो उस पावर का एक्सेस, हालांकि तुम भी सुन लो, सेशन जज और मजिस्ट्रेट सेम है। मजिस्ट्रेट का मतलब ये, वो कोर्ट भी खुद इंक्वायरी कर सकती है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, ये जो सेक्शन वो जो सेक्शन 9 है ना, कल ही मैंने बताया था कि जहाँ बहुत ऐसा लग रहा है कि एविडेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रायल के दौरान जो एविडेंस आएगी उससे काम चल जाएगा, तो वो खुद कर लेंगे। अदरवाइज तो वो स्पेसिफिक जे बोर्ड को ही भेजेंगे जिससे परफेक्ट इंक्वायरी की जा सके। क्योंकि वहाँ प्रोविजनर ऑफिसर और जब जो भी अलग अलग तरीके की रिपोर्ट होती है उनसे, सबसे डॉक्टर से भी मांगते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नहीं करेंगे, इसलिए उसको वहाँ भेजना ही उचित रहेगा। और भी अपने जजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको भेजिए और फिर रिपोर्ट लीजिए, फिर कीजिए डील, है ना। 9 वाली बात हो गई थी कल, शायद उस समय आप म्यूट हो गए, कल बोला था ये पीछे बात।
क्या क्या? अच्छा, ऑनलाइन ली थी ना, ओके। अभी कल ही प्रश्न पूछा था उनने। सर अगर माइनर वाला केस में पूरा केस सेशन देखता है क्या, और आपने जजमेंट में लिख दी है कि लड़का माइनर है, तो 21 ईयर तक प्लेस ऑफ सेफ्टी में रहेगा, चिल्ड्रन कोर्ट को कमिट करना ज़रूरी है? तो प्लेस ऑफ सेफ्टी में रहना और ट्रायल होना दोनों अलग अलग चीज़ है ना। प्लेस ऑफ सेफ्टी में रहेगा तो क्या कमिट नहीं करेंगे? वो तो जुडिशियल कस्टडी का क्वेश्चन है वो, कि अगर वो बेल पर नहीं है, अक्यूज बेल पर नहीं है, तो कहाँ रहता है ड्यूरिंग ट्रायल? जेल में रहता है। और यदि वो माइनर है तो वो प्लेस ऑफ सेफ्टी में रहता है, ऑब्जर्वेशन होम बोलते हैं उसको। ठीक है ना। तो ये उसका उससे कोई संबंध नहीं है कि हम कमिट करेंगे नहीं करेंगे। स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट का क्या रोल रहेगा? ये सब इन्वेस्टिगेशन की बातें। आप जे एक्ट पढ़िए, जजमेंट से पर्पज नहीं है इसका। कॉग्निजेंस में ऑफेंस के साथ 34 लग सकता है या चार्ज में ही 34 लगेगा? नहीं, कॉग्निजेंस में 34 नहीं लगेगा, कॉग्निजेंस में 34 नहीं लगेगा। अच्छा प्रश्न पूछा ये। जैसे ये वाले ऑफेंसेज हैं, है ना, अब इसमें मैंने कॉग्निजेंस ये कॉग्निजेंस ऑर्डर लिखा है, तो यहाँ कहीं भी 34 नहीं है ना, क्योंकि 34 149 इज नॉट ए ऑफेंस, सेपरेट ऑफेंस नहीं है वो। कॉग्निजेंस सेपरेट ऑफेंस में लिया है, इसलिए यहाँ प्रश्न आया है कि कॉग्निजेंस में ऑफेंस के साथ 34 लगता है क्या। तो जब हम कॉग्निज लेते हैं तो 34 और 49 का नहीं लिखते उसके अंदर, वो चार्ज में लिखते हैं कि ये वाला ऑफेंस सिंपलीसिटी मतलब अकेले ने किया है, क्या 34 के ऐड के साथ किया है या 149 ऐड के साथ किया है ना। तो कॉग्निजेंस में नहीं लिखते हो। ठीक है, चलिए करते हैं। तो यहाँ बताएंगे हम आर्गुमेंट और एप्रिसिएशन के हर पॉइंट पर क्यों कितनी एविडेंस में है इसमें। और भी अभी मैं कल एक जजमेंट और आपको दिखाऊंगा, उसमें तो और भी ज़्यादा एविडेंस है, 50-50 100 विटनेसेज होते हैं। तो रिलेवेंसी कैसे आप शो करोगे उसके अंदर। चलिए, दौराने बहस अभियोजन अधिकारी विद्वान अधिवक्ता परवादी ने निवेदन किया, है ना, हमने प्रेजेंस दी है इसलिए हमने परवादी लिख रखा है। पत्रावली में मौजूद तथ्यों मौखिक दस्तावेजी साक्ष्य। देखो इसमें एक और चीज़ सोचिए, वो अभी एक बार के लिए भूल जाइए कि हमको 2 पेज का जजमेंट लिखना है। कई बार आपको चीज़ नहीं मिलती कि हम क्या एविडेंस लेके चलें, नहीं समझ में आ रहा कि हम इसमें रिकवरी के बेसिस पर करें या क्या करें। तो सबसे पहला सिद्धांत होता है घटना स्थल, जो इंसिडेंट प्लेस है ना, उसके संबंध में उसको एस्टेब्लिश करना। ये तो शॉर्ट में लिखाने के लिए हमने बोल दिया कि 307 MLR के संबंध में आप एविडेंस बना दीजिए और उसके बेसिस पर आप एक्विटल कन्वर्ट कर दीजिए। लेकिन किसी भी ट्रायल के दौरान जब तक इंसिडेंट प्लेस, क्राइम प्लेस एस्टेब्लिश नहीं करेगा प्रोसिक्यूशन, या डिफेंस उसको डिफेंड नहीं करेगा, रिब्यूट नहीं करेगा, जब तक वो ट्रायल में जजमेंट मतलब ट्रायल ही कंप्लीट नहीं है, वो आर्ग्यूमेंट ही कंप्लीट नहीं है। तो भाई मैं यदि वे बोलूं कि चलो ट्रायल चली कोई केस में, उसमें भी क्रोनोलॉजिकली आप उसको प्रोसिक्यूशन से बोलता हूं मैं प्रोसिक्यूशन हूं, क्रोनोलॉजिकल एस्टेब्लिश करो उस केस को। तो उनकी प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी नहीं है डायरेक्ट वो लेकर के पहले डॉक्टर के एविडेंस से मेडिकल से एस्टेब्लिश करे उसको। 1 बाई 1 ही चलेंगे, वहाँ भी क्रोनोलॉजिकली चलेंगे। सबसे पहले यदि घटना स्थल बताया जा रहा है तो उसको एस्टेब्लिश करेंगे, घटना स्थल और घटना हुई या नहीं हुई। अगर आपने मान के चलो डिफेंस ने, आपकी मेडिकल एविडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है प्रोसिक्यूशन की, और डिफेंस ने अपनी डिफेंस एविडेंस पेश की है,
या नहीं पेश की, वो ये प्रूव कर देता है कि ये घटना स्थल जो आप बता के चल रहे हो ना, यहाँ घटना ही नहीं हुई। प्रोसिक्यूशन हैज फेल्ड टू एस्टेब्लिश द प्लेस ऑफ अकरेंस। तो कैसा हो गया वो केस? डाउटफुल। कोई चाकू तो लगा इसके, लेकिन जहां पर देखिए अभी आपके साथ झगड़ा हुआ कहीं पर, आप दो मित्रों में झगड़ा हो गया, ठीक है। अब जहां पर झगड़ा हुआ वहां आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आपने लेकर के स्वास्थ्य का बता दिया एफआईआर में, क्योंकि आपको लगा 20 मिनट का ही तो अंतर था, बता दिया। अब लेकिन डिफेंस ये सक्सेस हो गया आप बताने में कि यहाँ तो हुआ ही नहीं स्वास्थ्य में। वो ठीक है, घटना हुई आपके साथ, इंजरी हुई, आप उसको प्रूव करने में सक्षम हो गए, प्रोसिक्यूशन सक्षम हो गया, इंजरी प्रूव कर दी, लेकिन डिफेंस ने ये प्रूव कर दिया कि ये स्वास्थ्य की घटना ही नहीं है, वो तो 10 किलोमीटर दूर की घटना है। तो क्या हो गया? ये डाउट, घटना स्थल को प्रूव नहीं कर पाया प्रोसिक्यूशन, डाउट की कैटेगरी में आ गया। यहाँ पर जब कोर्ट चाहेगी तो उसको 80% उसमें प्रोबेबिलिटी उसको एक्विट करने की है, इसी मात्र इसी आधार पर कि घटना, मतलब डाउट हो गया यहाँ घटना हुई, भाई आपने इस घटना के लिए एफआईआर कराई ना, इस घटना के लिए एफआईआर कराई, यहाँ पर 20 किलोमीटर दूर के लिए घटना के लिए की नहीं है, प्रोसिक्यूशन ही नहीं है इस केस का, एफआईआर ही इस केस की है, यहाँ तो कुछ इंजरी हुई नहीं आपके, उसके लिए सेपरेट करो। तो किसी भी ट्रायल के अंदर सबसे पहले हम बड़े जजमेंट में हम चल रहे हैं तो घटना स्थल को, घटना को एस्टेब्लिश करेंगे। फिर इंजरी केस है तो इंजरी को कीजिए, मतलब 1 बाई 1 पर है। इंजरी में वेपन रिकवर हुआ, फिर उसको वेपन को कीजिए। डिफेंस का हमेशा एक ही मोटिव रहता है, किसी ना किसी प्रकार से स्ट्रॉन्ग डाउट क्रिएट कर देना ट्रायल के अंदर, और जहाँ डाउट क्रिएट हो गया तो वहाँ फिर उसको बेनिफिट ऑफ डाउट का वेटेज मिल सकता है। तो डिफेंस, मैंने कल बताया था कि आपको एक्यूट करना है तो डिफेंस भी हमें आना चाहिए कि हम किस केस में, मान के चलो कोई आपको बहुत अच्छा केस दे दिया जो कन्विक्शन का है, लेकिन नीचे लिख दिया कि दोष मुक्ति का निर्णय लिखिए, आ सकता है ना कि एक व्यक्ति मर्सिडीज 100 की स्पीड से चलाते हुए आया, उसने एक एक्सीडेंट कर दिया, 2 लोग वहाँ बैठे थे, उन्होंने घटना देखी थी, मर्सिडीज डैमेज रिपोर्ट सारी चीज़ थी, सब कुछ कन्विक्शन का केस है, नीचे उन्होंने लिख दिया इसको दोष मुक्त का जजमेंट लिखिए। तो आपको फिर डिफेंस वाले ग्राउंड्स पता होने चाहिए ना कि किस आधार पे हम इसको एक्यूट कर सकते हैं, डिफेंस दे सकते हैं। तो उसके लिए आप बेनिफिट ऑफ डाउट वाली चीज़ लेके आओगे तो आप आराम से अच्छे केस में उसको एक्विट कर सकते हो बेनिफिट ऑफ डाउट दे करके, है ना। अब देखते हैं इसमें क्या चलता है ना। वो कह रहे हैं कि ये जो धारा है ना उनमें संदेह से परे साबित है, मौके में दस्तावेज साक्ष्य आधार पर अभियुक्त गण श्याम व जितेंद्र के विरुद्ध आरोपित अपराध सुवेंसो भारतीय दंड संहिता संदेह से परे साबित है। प्रोसिक्यूशन आरोप कर रहा है, क्यों साबित है? निवेदन किया कि न कि घटना के प्रत्यक्षदर्शी गवाह और हाथगढ़ PW1 सुरेश सोएंसो घटना स्थल की ससफेद तायद करते हैं। मतलब अभी ये घटना स्थल पर जा रहे हैं, अभी इंजरी की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पहले तो घटना स्थल को प्रूव किया जा रहा करते हैं हम, बल्कि पड़ोसी गवाह PW4 और ये 5 सुनील भी घटना की तायद करते हैं। घटना पर आ रही है ना बात अभी, यहाँ तक कि बचाव पक्ष की ओर से साक्ष्य भी घटना का समर्थन होता है। प्रोसिक्यूशन उस डिफेंस की भी जो एविडेंस पेश की है उसका भी यूज कर रहा है कि चलो हमारी तो छोड़िए, आप डिफेंस ने भी एविडेंस पेश किया ना, उसकी एविडेंस से भी घटना तायद होती है। मतलब वो कह रहे हैं चलो ऑटो के बहाने ही सही, झगड़ा तो हुआ ना, डिफेंस इसमें क्या, वही तो कह रहा है ऑटो का झगड़ा था, तो झगड़ा तो हुआ ना। यह भी निवेदन किया कि दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत मेडिकल, अब आ जाती है मेडिकल रिपोर्ट की बात करें। मेडिकल रिपोर्ट में एक्सरे रिपोर्ट
3 से 8 में स्पष्ट है कि उक्त घटना में आहत गणों के ऐसी चोटें कारित की गई। अब वो कनेक्टिविटी आर्ग्यूमेंट में वो अपने इतने एविडेंस से बता रहे हैं, पहले घटना स्थल तय किया, अब उसी घटना के अंदर जो इंजरी हुई वो अब उससे कनेक्ट करते हुए इंजरी पर आ गए वो सीधे के सीधे, कि ऐसी चोटें कारित की गई जिससे उनकी मृत्यु हो सकती थी। उक्त दस्तावेज साक्ष्य का समर्थन PW 10 व 11 ने किया, है ना। अब वो 10 और 11 की इंपोर्टेंस बता रहे हैं कि हमने जो PW 10 आपको सामने पेश किया है प्रोसिक्यूशन ने और 11 पेश किया है, वो उस मेडिकल आर्ग्यूमेंट, मेडिकल एविडेंस को सपोर्ट करता है। उन्होंने अपने समर्थन में यह भी निवेदन किया कि अभियुक्त की पहचान परेड संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने की गई। अब वो उसकी कनेक्टिव बता रहे, घटना स्थल के बारे में आर्ग्यू कर दिया, इंजरी के बारे में कर दिया, अब घटना इन्हीं लोगों ने की या नहीं की, अब उसको तायद कर रहे हैं कि घटना हुई, इंजरी हुई, अब वो घटना और इंजरी इस व्यक्ति ने, इन 2 लोगों ने खोज की के सामने की गई, जिसमें उन्होंने अभियुक्तों को सही पहचाना, जिसकी तायद PW 9 के बयानों से होती है। अब PW 9 का उपयोग बता रहे हैं कि PW 9 को पढ़ लो, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन का विटनेस है। अब वो इस बात को कहता है कि सही पहचाना इसमें। अभियोजन पक्ष ने निवेदन किया कि अभियुक्तगण द्वारा किया गया अपराध सामान्य अनुक्रम की परिभाषा में नहीं आ सकता, अपितु उन्होंने एक लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के उद्देश्य से अपराध किया। अब देखो कितना क्रोनोलॉजिकल है, पहले उन्होंने घटनास्थल तायद करवाया, इंजरी तायद करवा दी, फिर ये घटनास्थल, ये इंजरी इन्हीं लोगों ने, 2 लोगों ने खोज की, वहाँ पर आ गए, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से। अब वो जितने हमने चार्ज लगाया ना, फिर 1 बाई 1 वो चार्ज को अब एस्टेब्लिश करेगा प्रोसिक्यूशन, 323 को भी एस्टेब्लिश करेगा, 325 को, 307 को, 332 को, 353, 1 बाई 1 के ये विटनेस से है। अपन तो जजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम डायरेक्ट पहुंच गए, अपन ने अभी तक जो छोटे छोटे जजमेंट लिखे क्यों काम के लिए अपन ने लिख लिया, लेकिन अब मान के चलो कई धारा दे रखी हैं, है ना। अभी मैंने कोई जजमेंट लिखा है वो उसमें 325, 323, इसलिए हमने सिर्फ 325 की बात की ना, उसमें 323 के लिए ज़्यादा कुछ लिखा ही नहीं। अब जहाँ पर बहुत सारी धाराएं हैं तो भाई आपने एक के लिए एविडेंस एस्टेब्लिश करके छोड़ दिए तो ठीक है, उसमें कन्विक्शन कर देंगे। 323 का तो आर्ग्यू नहीं किया आपने, 325 तो कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं किया कि 325 हो रही है, तो उनमें एक्विटल कर देगी कोर्ट। तो हर इंजरी को, मतलब हर ऑफेंस को, जो चार्ज का ऑफेंस है उस पर अपना आर्ग्यूमेंट डिलीवर किया जाता है, ठीक है। तो वो कितने चीज़ें करने के लिए अब वो ऑफेंस पर आ गए, 1 बाई 1 ऑफेंस पर आ रहे हैं वो, कि सामान्य क्रम के परिभाषा में नहीं आ सकता। अब कह रहे हैं वो लोक अभियोजक वाली, वो लोक सेवक वाली बात पर आ रहे हैं, 332, 353 को एस्टेब्लिश करेंगे इस आर्गुमेंट से। तो इसलिए बता रहा हूँ कि आपको भी सिस्टम से चल सकते हो, जब आपको समय अच्छा जजमेंट लिखना है तो ऑफेंस को छोड़ना नहीं है। 323, 325 तो दोनों के बारे में थोड़ा लिखो, ठीक है। भयोपरत करने के उद्देश्य से अपराध किया जिसकी तायद PW 6 के बयानों से भलीभांति होती है। PW 6 कौन था? वहाँ का जो, जहाँ पर वो वर्क करता था ना, जहाँ से छुट्टी लेके आया था वहाँ का था ना, वो उसको एग्जामिन करवाया था, उसने एक अथोराइजेशन लेटर भी एग्जीबिट करवाया है। तो PW 6 से उन्होंने कहलवाया हो कि हाँ ये हमारे थाने में काम करते हैं, उस दिन हमारे सीनियर ने इनको असाइन दिया था, उसको लेकर के छुट्टी पर गए थे, है ना। तो 332 के लिए से भली भांति होती है। उन्होंने निवेदन किया कि अनुसंधान अधिकारी P12 ने अपने किए गए अनुसंधान के संबंध में सशपथ बयान किया है कि अभियुक्त गणों द्वारा किए गए अपराध की तायद की है। अभियोजन पक्ष ने अपनी साक्ष्य के समर्थन में निम्नलिखित ये जितने 3-4 आर्गुमेंट किए, उन 3-4 के आर्गुमेंट के संबंध में उन्होंने ये साइटेशन भी पेश की कि सब घटना स्थल है, उसकी तायद देखो, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये कहा है। तो इतना आप तो खैर हर पॉइंट के लिए जजमेंट नहीं लिख पाएंगे, लेकिन इसमें आपको सपोर्ट में देना होता है। उन्होंने निवेदन किया कि यहाँ पर अभियोजन पक्ष द्वारा संदेह से परे यह साबित कर दिया जाता है कि आहतगणों के आई हुई चोटें अभियुक्तगणों द्वारा की गई घटना का ही परिणाम था। तो ऐसी परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष के गवाहों की
छोटी मोटी अनियमितता को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ इसी साक्ष्य के आधार पर दंडित किया जा सकता है। अपन सही पैरा तो पढ़ रहे हैं ना। एविडेंस पूरी, हाँ ठीक है, यही है। उन्होंने निवेदन किया कि यहाँ पर अभियोजन पक्ष द्वारा संदेह से परे यह साबित कर दिया जाता है कि हाथगणों के आई हुई चोटें अभियुक्त गणों द्वारा की गई घटना का ही परिणाम था, तो ऐसी परिस्थिति में अभियोजन पक्ष के गवाहों की छोटी मोटी अनियमितता को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ इसी साक्ष्य के आधार पर दंडित किया जा सकता है। जैसे मैंने आपका डिफेंस का ये आर्गूमेंट बताया ना कि बेनिफिट ऑफ डाउट, तो वो एक आर्गूमेंट लेके चलते हैं कि जो प्रोसिक्यूशन का विटनेस है ना, उन विटनेस का अलग अलग बात कह रहे हैं, एकदम सिमिलर नहीं है, कंट्राडिक्शन है उनकी बातों में कि PW6 कह रहा है, PW5 कह रहा है, और अगर पड़ोसियों की बात करें वो PW3, 4, 5 उन्होंने प्रोसिक्यूशन पेश किए हैं, तो वो दोनों तीनों बयान ये नहीं करे कि वो बाहर कितनी दूरी पर भागा, तो इसका वो डिफेंस यूज करना चाहता है। तो यहाँ पर कोर्ट उन्होंने आर्गूमेंट कहा है कि वो क्या है कि हर गवाह अलग अलग समय पर आया है, तो छोटी मोटी उसकी बातों में अंतर आ सकता है, तो उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए, वो मटेरियल नहीं हो सकती वो बातें। छोटी मोटी अनियमितताओं को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ इसी साक्ष्य के आधार पर दंडित किया जा सकता है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्यों और तर्कों के खंडन में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने निवेदन किया कि अभियोजन पक्ष, अब ये डिफेंस की बात आ गई, पर तनिक मात्र भी अभियुक्त पर आरोपित अपराधों का संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। उन्होंने निवेदन किया कि अभियोजन पक्ष तहरीरी रिपोर्ट में घटना का समय, अब वो उसका फिर वो उन्होंने प्रोसिक्यूशन ने घटना एस्टेब्लिश की, ये इसको खंडन कर रहे हैं कि घटना का समय कितना बजे है, 7 बजे बताया है, जबकि घटना जयपुर जैसे शहर में ज्योति नगर थाना के क्षेत्राधिकार में घटित होना आरोपित है, जो कि घटना स्थल से 500 मीटर की दूरी पर है। यद्यपि आरोपित घटना वास्तव में घटित हुई होती तो उस घटना में हाथगणों के आई चोट होती तो वह 10/12/2024 को 7 बजे के आसपास ही सर्वप्रथम थाने में, मतलब उन्होंने FIR कब कराई है, घटना कितने बजे की थी, 10 तारीख को शाम 7 बजे की, ठीक है ना, और लेकिन उन्होंने FIR कराई लेट, तो वे आर्गू कर रहे हैं कि जो सिटी है, कोई गांव नहीं है, ज्योति नगर थाना के क्षेत्राधिकार में हुई तो उसी समय 7 बजे के 8 बजे के आसपास ही आपको FIR करा देनी चाहिए थी, लेकिन आपने FIR लेट कराई, तो मतलब आपने बहुत सोच विचार के और आफ्टर थॉट बहुत कुछ सलाह लेने के बाद ओवर इम्प्लीकेशन के लिए आपने ये FIR करा दी। 10 बजे शाम को 7 बजे के आसपास ही सर्वप्रथम थाने में फ़ोन करते या वहाँ स्वयं उपस्थित होते, बल्कि घटना की तहरीर दूसरे दिन, उस दिन भी नहीं है FIR, दूसरे दिन 11 तारीख को सुबह 7 बजे प्रस्तुत की गई है। कितना अच्छा डिफेंस है डिफेंस का कि भैया आप इतने अच्छे एरिया में रह रहे हो, आपके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, आप तो खुद पुलिस वाले हो, एक तो आदमी डरता है कि थाने जाऊंगा पता नहीं FIR कराओगे नहीं, आपकी कौन रोकता, तो आपने दूसरे दिन क्यों कराई है FIR, तो डाउट क्रिएट किया, बेनिफिट ऑफ डाउट लेना चाहता है, वो घटना को लेकर ही डाउट क्रिएट करवाना चाहता है डिफेंस कोर्ट के नज़र में कि देख ली दूसरे दिन करवाइए, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, चूंकि प्रोसिक्यूशन विटनेस दे चुका, अब आर्गुमेंट के समय तो कोई नया एक्सप्लेनेशन आ नहीं सकता, प्रोसिक्यूशन विटनेस FIR वाला ये कहना चाहिए था, सब मैं इस वजह इंजर्ड विटनेस को ये कहना चाहिए था कि मैं तो इलाज कराने के लिए मेरे को गाड़ी में के वहाँ ले गए प्रताप नगर, मेरे को एडमिट करा दिया, इसलिए मैं दूसरे दिन FIR करवाई थी, पहले इलाज कराएगा, ये भी सही बात है। अगर प्रोसिक्यूशन का विटनेस, इंजर्ड विटनेस एक कहता है कि मैं पहले इलाज कराऊंगा कि पहले थाने जाऊंगा, वही बेटे के पेट में चाकू लगा हुआ है ना, वाइफ का लगी हुई है, मेरा पैर टूटा हुआ है, तो पहले मैं इलाज कराऊंगा, तो अगर ऐसा आर्गूमेंट आएगा तो वो डाइजेस्टेबल होगा, अगर नहीं आता है तो वो डाउट क्रिएट करेगा, है ना, जैसा कि एग्जिबिट P1 से स्पष्ट है ना, उन्होंने कह दी एग्जिबिट P1 का टाइम देख लीजिए, 11 तारीख को दूसरे दिन 7:30 बजे करीब पर आई है, जबकि घटना 10 तारीख की बता के आ रही है, तो वो प्रूव की उन्होंने एग्जिबिट P1 से।
अपितु उक्त रिपोर्ट दर्ज कराने में हुई देरी का स्पष्टीकरण उन्होंने अपने साक्ष्य द्वारा नहीं दिया है। डिफेंस क्या कह रहा है, प्रोसिक्यूशन विटनेस ने डिले के बारे में कुछ भी नहीं कहा अपना चीफ एग्जामिनेशन में। कहाँ थे अपन? जवाब में भली बात स्पष्ट है कि आरोपित घटना घटित नहीं हुई, बल्कि मन गढ़ंत घटना की परिकल्पना करते हुए अभियुक्त गणों को दोषी ठहराने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि सब मन गढ़ंत है, आर्टिफिशियल है, आफ्टर थॉट है, सोची समझी है, फॉल्स इम्प्लीकेशन का मैटर है, सेम डे इनको एफआईआर करानी चाहिए थी, यदि घटना होती तो हुई नहीं। अभियुक्तों को दोषी ठहराने का प्रयास किया जो कि दंडनीय अपराध है ना। बचा पक्ष, अब दूसरा आर्गुमेंट देखो बचा पक्ष का। बचा पक्ष ने अभी अभियोजन की साक्ष्य का खंडन उन्हीं की साक्ष्य के क्रॉस एग्जामिनेशन व बचा पक्ष की मौके व दस्तावेज साक्ष्य के द्वारा बखूबी करने में कायम रहा है। वो कह रहा है हम तो बिल्कुल वी आर सक्सीड इन डिफेंड द एविडेंस गिवन बाय द प्रोसिक्यूशन, है ना। उन्होंने निवेदन किया कि दौरान अनुसंधान एकत्रित की गई साक्ष्य जो कि अभी तक आप ऊपर पढ़ रहे थे तो आपको लगेगा कि कन्विक्शन का केस है, जब प्रोसिक्यूशन का आर्गू आया लग रहा होगा कि नहीं। अब जब डिफेंस की अभी आर्गूमेंट पढ़ रहे हो तो आपको लगेगा नहीं बात सही है, इस तरह डाउटफुल यार ये तो ज़बरदस्ती इसको ओवर इम्प्लीकेशन कर रहे हैं। तो ऐसा आपके जजमेंट से रिफ्लेक्ट होना चाहिए वाकई कि सही बातें बिल्कुल लिखी हुई है। प्रोसिक्यूशन को देखा तो लगा कन्विक्ट कर दो, डिफेंस को देखा तो लग रहा है कि बिल्कुल। अब जज क्या करेगा, ऐसे दोनों कंडीशन में खुद का माइंड अप्लाई करेगा, नहीं खुद की अप्रिसिएशन करेगा, तभी वो इस नतीजे पर पहुंचेगा, तभी नतीजे पर पहुंचेगा वो। तभी हमारे एक जस्टिस हैं तो वो क्या है उनका एक मतलब किसी फ्रेंड को बता रहे होंगे कि यार जब लॉयर्स आर्ग्यू करते हैं ना तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ही इज़ टोटली इनोसेंट, और जब हम अंदर जाके फाइल को पढ़ते हैं ना तो लगता है कि लॉयर्स के कहने से तो लग रहा था कि इसको अभी छोड़ देना चाहिए, बहुत गलत जेल में डाल दिया। और जब फाइल को टोटल पढ़ते हैं तो लगता है इसको तो 10 साल नहीं 20 साल के लिए अंदर डालना चाहिए। तो ये चीज़ आर्ट ऑफ डिलीवरी ये होती है कि आप कुछ भी लिख रहे हो, अगर एडवोकेट का पार्ट लिख रहे हो तो बिल्कुल ऐसा इस्टेब्लिश कर दो लिखने में आपको क्या जा रहा है कि बिल्कुल ये कर दो कि प्रोसिक्यूशन सब बिल्कुल ये तो इसमें सज़ा कम है आईपीसी के अंदर, इससे ज़्यादा पनिशमेंट मिलना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप डिफेंस की बात पर आओ तो उसका एकदम खंडन लॉफुली होना चाहिए। अब यहाँ कोई ऐसा लग रहा है कि आपको क्या नहीं ये तो जम नहीं रही बात, डिफेंस की बात जमने वाली योग्य, बिल्कुल सही बात है यार, एक दिन पहले घटना हुई और आप पुलिस वाले हो और आप एफआईआर ही नहीं करा रहे हो। क्रॉस एग्जामिनेशन ठीक है, ये हो गया। उन्होंने निवेदन किया कि दौरान अनुसंधान एकत्रित की गई साक्ष्य जो कि अभियोजन पक्ष ने ही एग्जिट P12, अब वो उसकी एविडेंस का उपयोग ले रहे हो। देखा खास बात कि अपन को यही नहीं है कि डिफेंस ने एविडेंस पेश की उसका उपयोग करना है या प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस पेश की प्रोसिक्यूशन उसी का उपयोग करेगा। उसके लिए दोनों पक्षों के लिए वो टोटल एविडेंस काम की है, अगर काम की आ रही है तो उसके वो डिफेंस का भी उपयोग कर सकता है और डिफेंस प्रोसिक्यूशन का भी उपयोग कर सकता है। तो यहाँ प्रोसिक्यूशन वो डिफेंस प्रोसिक्यूशन के एविडेंस का प्रयोग कर रहा है। अभियोजन पक्ष, अभियोजन हो गया ना, प्रोसिक्यूशन पी लगाए तो एग्जिट P12 व PW4, अब इसके कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है डिफेंस, PW4 और PW5 के रूप में माननीय न्यायालय के समय प्रस्तुत की है से स्पष्ट है कि आरोपित घटना घटित ही नहीं हुई। उसी के बयान का उपयोग कर रहा है कि चलो मेरी छोड़ो, आप इस एविडेंस को पढ़ लीजिए सर, एग्जिट P12 पढ़ लो, P4 पढ़ लो, P5 पढ़ लो। अब इस घटना को इसको पढ़ने के बाद कॉम्बिनेशन से ऐसा लग रहा है कि घटना हुई नहीं हुई। उक्त गवाहों ने, अब वो कह रहा है क्या कह रहे हैं गवाह, बयान किया कि उन्होंने किसी को भी परवादी के घर पर आते जाते नहीं देखा और ना ही आवाज़ें सुनी। पहले तो उन्होंने देखो टाइम में कहा कि हुई नहीं वहाँ घटना, उस समय नहीं हुई। अब वो कह रहे हैं साहब आपके विटनेस ही देख लो, आप कह रहे हो इतना वो आया उसने चाकू तो चिल्ला वगैरह आवाज़ तो आई होगी ना, आपके पड़ोसी कह रहे हैं हमने तो कुछ नहीं देखा, कोई आवाज़ नहीं। वो सुरेश क्या कह रहा था, मैं भागते हुए घर के बाहर निकला तो मेरे को पड़ोसियों ने बचाया, तो आवाज़ ही नहीं आई है, पड़ोसी तो मना कर रहे हैं, नहीं देखा और ना ही आवाज़ें सुनी। अपितु उन्होंने मात्र शंका होना जाहिर किया,
ना कि मैंने सुनी तो नहीं, हो सकता है सुरेश जी कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। तो ये डाउट हो गया यहाँ। एक्यूरेट एविडेंस होनी चाहिए। हाँ सब मैंने बिल्कुल सुना था, आवाज़ सुनी थी, मैंने चीख चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, तो रिलायबल है प्रोसिक्यूशन के एविडेंस। और जब तक ये चीज़ नहीं है, जब तक फिर डाउट। और डाउट क्या है, जैसा प्रोसिक्यूशन कह रहा है अगर वैसा नहीं है तो वो डाउट है। प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि मेरे को तो 5 फीट के डंडे से मारा था, और वहाँ वो डाउट हो जाता है कि 5 फीट का कहाँ है, तो 2 फीट भी नहीं है, तो भी वो डाउट वाली बात आ गई, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, फॉल्स वो प्लांटेशन तो नहीं है, यहाँ पे प्लांट कर दिया उसको डंडे को। जबकि विधि का सिद्धांत है, अब वो उस बात को प्रोसिक्यूशन डिफेंस कह रहा है कि साहब नहीं, ये तो लॉ ही कहता है इस बात को कि शंकाओं के आधार पर किसी अभियुक्त को दंडित नहीं किया जा सकता। बेनिफिट ऑफ डाउट, कंट्राडिक्शंस, ग्राउंड लिख लीजिए, शंका है ना, कंट्राडिक्शंस, ये सिर्फ डिफेंस वाली चीजें हैं जो उन शब्दों का आप उपयोग करना है मात्र वहाँ पर, कि शंकाओं के आधार पर नहीं किया जा सकता, है ना। जहाँ पर शंका होगी वहाँ बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाएगा। बचा पक्ष ने देखो कितना उसमें डिफेंड किया है बचा पक्ष ने। अभी तो तीसरा और आर्गुमेंट, इतना तो प्रोसिक्यूशन का नहीं था। बचा पक्ष ने निवेदन किया कि वह अभियोजन पक्ष की साक्ष्य को पूर्ण रूप से खंडित करने पूर्णतः सफल रहा है। उन्होंने अपने तर्कों के समर्थन में मौके पर दर्शाई साक्ष्य जो शपथ प्रस्तुत की है, साक्ष्य प्रस्तुत की है, उससे केवल घटना का स्थान ही परिवर्तित हो जाता है। वो कह रहे हैं हमने जो एविडेंस दिए ना, उससे तो घटना का स्थान ही परिवर्तित हो गया, बल्कि घटना की स्थिति ही परिवर्तित हो जाती है। वो कह रहे स्थान ही नहीं, स्थिति ही परिवर्तित हो जाती है। अभियुक्त द्वारा अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता और DW1-2 और एग्जिबिट, अब इसका कॉम्बिनेशन डिफेंस काउंसिल है वो आर्गुमेंट पेश कर रहा है इस कॉम्बिनेशन से। कौन कौन से उसने यूज किए, 313 यूज किया, DW1, DW2, एग्जिबिट D1। अब इसके सहारे से वो क्या समझाना चाहता है कोर्ट को कि किराए को लेकर सुरेश, सुशीला व शशांक ने अभियुक्त श्याम के साथ मारपीट की। सह अभियुक्त जितेंद्र व गवाह संजय द्वारा बीच बचाव करने पर सुरेश ने अपनी वर्दी की धमकी दी। घटना कितने तारीख की, 10 की, वो बता रहे हैं शाम को 7:30 बजे की। FIR कब है, 11 बजे की। अगर ये एग्जिबिट D1 जो वो लेटर है जिन्होंने अपने एसोसिएशन के अध्यक्ष को दिया था, ये लेटर यदि 11 तारीख का होता, 12 तारीख का होता, तो ये लगता कि एक्यूज ने अपने बचाव में वो लेटर जानबूझ के दिया। अब ये लेटर की डेट ही 10 तारीख है, अब वो 7:30 की घटना बता रहा है, लेटर की में लिखा हो 7 बजे की घटना, तो उनको थोड़ी सपना हो रहा है कि इन्होंने वहाँ ज्योति नगर में FIR करा दिया है। घटना एक्चुअली यही हुई, जब तो लिख के दिया है ना। वर्दी का धमकी दी जिसकी शिकायत अभियुक्त सुरेश ने उसी दिन लिखित रूप से, ये थोड़ा गलत है, जिसकी शिकायत अभियुक्त सुरेश ने उसी दिन लिखित रूप से एसोसिएशन के ऑफिस में प्रस्तुत कर निवेदन किया। यहाँ सुरेश नहीं है, FIR वो है ना जो एक्यूज है ना, श्याम और क्या नाम है, जितेंद्र, उन्होंने उसका लिखा है जिसकी शिकायत अभियुक्त सुरेश थोड़ी है, सुरेश थोड़ी है अभियुक्त, जितेंद्र वो है ना, ये नाम गलत हो गया है, ये नाम गलत है। है? ये तो इंजर्ड है ना, ये तो अभियोजन हो गया, ये अभियुक्त की बात कर रहा था। अभियुक्त जितेंद्र या श्याम ने उसी दिन लिखित रिपोर्ट एसोसिएशन के ऑफिस में प्रस्तुत कर निवेदन किया। ये नाम को सही कर लेना यदि आपके पास जजमेंट हो तो, कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से एसोसिएशन के पदाधिकारियों की मीटिंग कर, वो लेटर में क्या लिखा है, क्योंकि सुरेश ने उनके साथ मारपीट कर दी ऑटो वालों के साथ, और ऑटो वाले जितेंद्र और उसने क्या नाम है श्याम ने अपने एसोसिएशन के अध्यक्ष को लेटर दी कि आए दिन हमारे साथ घटनाएं होती रहती हैं, आप हमारे अध्यक्ष हो, आप क्यों नहीं अधिकारियों से बात करते, वरिष्ठ अधिकारियों से। तो वो कह रहे हैं मीटिंग कर उनके समक्ष है शिकायत दर्ज करनी चाहिए कि आए दिन पुलिस के व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ऑटो रिक्शा चालकों से लड़ते झगड़ते हैं व मारपीट करते हैं।
अब ये मान के चलो ये लेटर एग्जिबिट करा दिया डिफेंस ने, और इस लेटर की डेट क्या है 10 तारीख, और समय लगभग 7 हो 8 हो 9 हो कुछ भी हो, लेकिन एफआईआर के डेट से पहले का है। तो किसकी बात, इनकी बात में है ना, ये घटना तो हुई है, वरना उनको थोड़ी पता है कि उसको थोड़ी पता है कि ये वहाँ पर एफआईआर कराएंगे तो हम बचाव के लिए पहले यहाँ पर कर दें। ऐसे रोज बस स्टैंड पर आए दिन ऐसे छोटी मोटी झगड़े अपने साथ भी हो जाते हैं ना, कई बार हो जाते हैं, तो अपन कराते हैं एफआईआर। लेकिन अपन किसी के साथ वाकई करके आए हुए हैं तो वो जरूर करा देगा, कंप्लेन कर देगा। तो ये इनकी स्टोरी कॉन्कॉक्टेड नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है कि यार नहीं वाकई इनके साथ ऐसा हुआ होगा। जो सुरेश स्टोरी घरवाली लेके आया है ना, घर पे मारने आए थे, वो गलत लग रही है हमें, ऐसा लग रहा है डिफेंस के आर्गुमेंट से। अभी डिसीजन क्या होगा वो आप सोचोगे। मतलब बात पता है ना कि वो ठीक है और एविडेंस होती है, लेकिन आर्ट ऑफ एडवोकेसी भी होती है। अब डिफेंस का यहाँ पर काउंसिल है, वो अच्छा आर्गुमेंट डिलीवर कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। भाई आपने घटना स्थल की तहत की, घटना स्थल के लिए हमने भी एविडेंस दी है, अलग है। घटना एक्चुअल घटना जो आप नरेट करके आ रहे हो वो घटना ही नहीं है, आपके पास वो घटना ही कोई एविडेंस नहीं है, आपके पड़ोसी मना कर रहे हैं जैसा हमने कोई नहीं ऐसी बात सुनी, जबकि हमारे पास एविडेंस है डिफेंस के पास में। हमने तो लेटर दिया है, कार्रवाई करने के लिए बात की है, हम तो स्ट्राइक भी की है, पेपर में देख लेना। और देखो आर्गुमेंट बचा पक्ष ने एग्जिबिट D2, वो D1 की बात हो रही थी, D2 की जो कि परवादी सुरेश का ही पड़ोसी है। एग्जिबिट D1 क्या, D2 क्या है, 161 बयान एग्जिबिट करवाया था उसने कंप्लेनेंट के पड़ोसी का। वो कह रहा है ना हमारे पड़ोसियों ने बचाया था, वो उसके पड़ोसी उसकी पोल खोलने वाले हैं का पड़ोसी है, उसके धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के दौरान दस्तावेज साक्ष्य के रूप में। अब वो डिफेंस का कितना स्ट्रांग डॉक्यूमेंट है भाई, ये डिफेंस का तो है नहीं, ये तो प्रोसिक्यूशन का है ना, आईओ नहीं तो किया, और आईओ ने किसके कहने पर किया, सुरेश के कहने पर, कि सब मेरे पड़ोसियों के बयान नोट कर लो। इसको तो डिसबिलीव नहीं किया जा सकता ना इस बयान को। डिफेंस का होता कि वो उसका दोस्त है तो उसके कहे अनुसार बोलेगा, उसका दोस्त तो है नहीं है, वो भी प्रोसिक्यूशन का एक विटनेस है, तो ये भी उसके लिए कितने काम की चीज़ है। साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित करवाया है, निवेदन किया कि इस गवाह ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसका मकान परवादी सुरेश के बिल्कुल सामने है। अभी तक तो जो बयान थे चलो छोड़ दो, वो इधर उधर के थे, ये कह रहा है बिल्कुल सामने है बयान। वह घटना के समय से पूर्व से लेकर रात 10 बजे तक, वो 7:30 की घटना बता रहे हैं ना, वो कह रहा है 10 बजे तक मैं वहीं बैठा था, बिल्कुल घर के, आपका मेरा घर बिल्कुल सामने है, मैं वहीं बैठा था, मैंने कोई घटना नहीं देखी, सामने है। वह घटना के समय से पूर्व से रात 10 बजे तक वह अपने मकान के बाहरी हॉल में बैठकर समाचार सुन रहा था। वह उसके हॉल की खिड़की से बाहर का लगभग 25 फीट का एरिया, वह परवादी का मकान स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वो कह रहे बिल्कुल सामने है सर, गेट से गेट मिलता है, विंडो से विंडो दिखती है, मैं टेलीविज़न दिखता हूँ तो एक तरफ टेलीविज़न दिख रहा है और बगल से मैं सूरज जी का घर भी देखता रहता हूँ, कौन आया कौन गया, क्या चाय बनी, क्या सब्जी खरीदी गई आज, बच्चे कहाँ से कितने बजे होते हैं ना, पड़ोसी बहुत न्यूज़ दे देते हैं पहले से ही, अरे आपका बच्चा आज तो रेड टी-शर्ट पहना था, कहाँ मामा ने दी थी। अब घर उनके पेरेंट्स को ही नहीं पता यार, इतने मतलब होते हैं जासूस टाइप के पड़ोसी भी होते हैं, वो पड़ोसी है ना। 25 फीट का एरिया बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गवाह ने यह भी कथन किया कि उक्त समय अवधि में उसने किसी को भी परवादी के घर में आते जाते नहीं देखा और ना ही आवाज़ें सुनी और ना ही संदिग्ध अवस्था में परवादी को घर से भागते देखा। सब कुछ डाइल्यूट है। 161 का बयान है, पुलिस ने लिया है, श्याम और उसके जितेंद्र का कोई लेना देना नहीं इस बयान से। तो आप इसमें स्टोरी तो देख रहे हो, लेकिन ये देखो कि ऐसे आर्गुमेंट डिलीवर किए जा रहे हैं। सीखने की चीज़ आपके लिए ये है कि क्या सिस्टमेटिक तरीके से, किस तरीके से वो लिख रहे हैं, भाषाएं, कौन सा शब्द का कहाँ उपयोग हो रहा है। उन्होंने निवेदन किया कि जहाँ तक परवादी के लोग, अब उस घटना समय सीमा बता दी, घटना स्थल का उन्होंने खंडन कर दिया है ना, सारी चीज़ें। इंजरी की तो बात छोड़ो, जब घटना ही नहीं हुई क्यों करें वो इंजरी पर बात। इसमें डिफेंस ने की क्या इंजरी पर बात, अभी तक तो नहीं की है।
क्योंकि इंजरी तो ठीक है, डॉक्टर कह गया है, चोट तो है। अब उसमें डिफेंस क्या कर सकता है? मैंने आपको बताया भी होगा एक 2-4 दिन पहले कि अगर डिफेंस को काउंटर करना है तो इंजरी को तो कर नहीं सकता वो। अब वो तो आइए आप चाकू से कहीं पर गिर के आ गए, अब तो मुझे को क्या पता। लेकिन वो किसको कर रहा है? घटना स्थल को टाइप करना है, समय सीमा को टाइप कर रहा है, उस घटना से संबंधित विटनेस को बता रहा है कि समय वहाँ उस जगह पर घटना नहीं हुई है। अब लोक अभियोजक की बात सुन लेते हैं कि भाई उसमें क्या वो आर्ग्यू किया कि जहाँ तक के लोक सेवक का प्रश्न है, यदि अभियोजन पक्ष के उक्त आरोप को यथावत भी मान लें, वो कह रहे मान लो, सब मान लिया, आप सरकारी नौकर हो और आप तो बहुत वीआईपी काम के लिए प्रधानमंत्री जी ने भेजे थे, छोड़ो आपके सीनियर ने भेजे, मान लेते यथावत, तो भी मामले की परिस्थितियों से अपराध अंतर्गत धारा 332, 353 भारतीय दंड संहिता बनना नहीं पाया जाता, क्योंकि ऐसी कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि घटना के समय अपितु उससे पूर्व प्रवादी कोई अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो व ऐसा जानते हुए उसको उन कर्तव्यों के निर्वहन से रोका गया हो। 332, 353 का बनता है कि आज कोई पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करने के लिए आया और उसके पड़ोसी या उसके जो सपोर्टर्स हैं, नेता का एग्जांपल ले लेते हैं आप, कि उसके फिल्मों में देखते हैं ना कि बड़े नेता को भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने के लिए आता है तो उसके जो समर्थक होते हैं वो पूरा घेर लेते हैं। तो ऐसे फिर उसको रोक रहे हैं, उसको अरेस्ट करने से, उसको ड्यूटी डिस्चार्ज करने से, तब बनेगा 332, 53। अगर इनकी स्टोरी, हम सुरेश वो सही आर्ग्यू कर रहा है, सुरेश की स्टोरी को सही मान लेते हैं, तो 3 अज्ञात लोग आए तो वो तो कह नहीं रहा साहब मेरी दुश्मनी थी इनसे, वे तो कह नहीं रहा ना सुरेश की, ये तो कोई बात है नहीं कि साहब मेरे को एक स्पेशल असाइनमेंट मिला था, उसमें मेरे को इन्वेस्टिगेशन करना था, उसके दस्तावेजों को लेने के लिए, उस इन्वेस्टिगेशन को रोकने के लिए आए हैं, तो 332, 53 ठीक है, बात है, बनेगा। यहाँ तो अगर घटना को मान लें वो 3 लोग आए भी, मारपीट भी की, तो मोटिव उनका ये नहीं था, उसे नहीं पता कि सुरेश पुलिस वाला है और इस समय बड़ा काम कर रहा है, अपना ऑफिस का जॉब ड्यूटी का काम कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, मैं इसको रोकूं। जब तक आप उसको उस काम से नहीं रोक रहे, जब तक वो नहीं बनेगा 332। तो उन्होंने बिल्कुल सही आरोप किया कि मान लो आप तो सब कुछ हो, लेकिन घटना के समय हमने आपको सरकारी काम करने से नहीं रोका, आपके चाकू मारा, जो मारा वो ठीक है, हमको 307 में पनिश करा लेना, लेकिन उस हमारे को आपने कोई ऐसी एविडेंस नहीं दी है, बिल्कुल भी रिकॉर्ड पर नहीं है कि मैंने उस काम से रोक दिया, कि आप तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे अंदर बैठ करके किसी मामले में, उस बात को लेकर के हमने आप पर अटैक किया, ऐसी आपने तो एविडेंस दी नहीं है। सुरेश का एक केस भी नहीं है कि मैं इन्वेस्टिगेशन के काम कर रहा था और इन लोगों ने मेरे को रोका इन्वेस्टिगेशन करने से, जब मैं नहीं माना तो मेरे पेट में या मेरी वाइफ के पेट में या शशांक में चाकू, ये केस ही नहीं है उनका। जब ये केस ही नहीं है तो 332, 53 बनने काम ही नहीं होता, वर्दी पहने नहीं हो तुम, समझ गए ना। तो उनका ये आर्गुमेंट भी फिट बैठता है। उन्होंने निवेदन किया कि पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य से अपराध अंतर्गत धारा 452 भारतीय दंड संहिता भी नहीं बनता। वो कह रहे हैं कि ठीक है घटना हुई, इन्होंने मेरे को मारा ऑटो स्टैंड पर या मैंने इनको मारा, लेकिन घटना स्थल तो घर नहीं है ना, वहाँ से आधा किलोमीटर दूर ऑटो स्टैंड है। जैसे अपन इस समय यहाँ बैठे हैं, हमारा ऑटो स्टैंड कहाँ है? ये फाटक पर है। तो अगर उसको कंटिन्यूएशन ऑफ ऑफेंस भी मान लें, उनका कहना है कंटिन्यूएशन ऑफेंस ही मान लो, तो भी घटना स्थल घर तो नहीं हुआ ना। और जब तक घर में हम नहीं घुसे, हाउस ट्रेस पास नहीं किया, जब तक 452 कैसे बनेगा? तो ये भी उनका आर्गुमेंट फिट बैठ रहा है। अब डिफेंस के आर्गुमेंट से आपको बिल्कुल ये लग रहा है कि नहीं वाकई ये तो सब में एक्विटल होने के लायक है, लेकिन अब हम बताएंगे कि कोर्ट की एप्रिसिएशन क्या होती है। अभी आप मानते हो ना, डिफेंस से आपके मन में आ रहा होगा कि इसको एक्विटल कर दो, लेकिन अब कोर्ट अपने हिसाब से उस एविडेंस को देखेगी कि नहीं यार मैंने चार्ज क्या फ्रेम किया है, चार्ज में भी कौन कौन सा है, उसमें से कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं जो 50% मैच हो रहे हैं, तो लाओ इसको कन्विट कर देते हैं, देखते हैं, है ना। तो 452 नहीं पाई जाती। जहाँ तक हाथगण के आई, अब चोटों की बात कर लो, सबसे लास्ट में आया वो चोटों पर, क्योंकि उसको चोटों से कुछ ज़्यादा लेना देना है नहीं, लेकिन फिर भी इसलिए कर रहा है, क्या पता कोर्ट ने कन्विट कर दिया तो नहीं मानी बात। तो अब आज इंजरी पे बात कर लेते हैं भाई, 307 में मत कर देना यार, तो वो इंजरी पे बात कर रहे हैं। चोटों का प्रश्न है, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रदर्शित दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य जो कि मेडिकल रिपोर्ट
बट डॉक्टरों के रूप में प्रस्तुत की गई है, उससे स्पष्ट है कि सुरेश व सुशीला के ना तो कोई अस्थिभंग है, आगे बात किस पर अटैक कर रहा है डिफेंस 325 पर, और ना ही कोई घोरपति है। वो कह रहा है मैं मन से नहीं बता रहा, ये जो आपने एविडेंस की है ना मेडिकल रिपोर्ट पर डॉक्टरों के रूप में जो आपने प्रस्तुत कराया उनके ही बात कर रहे हैं हम उनसे, कोई परीक्षण है क्या, नहीं है ना, तो कैसे 325 बनेगा, घोरपति नहीं है, सीरियस इंजरी नहीं है कोई। जो परवादी पक्ष द्वारा स्वयं भी कारित की जा सकती है, और ना ही कोई घोरपति है जो परवादी पक्ष द्वारा स्वयं भी कारित की जा सकती है, जिसका समर्थन पीडब्ल्यू ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि उक्त चोटें नाखूनों से आ सकती हैं और उन्हें स्वयं भी कारित किया जा सकता है। उन्होंने कि कोई फ्रैक्चर नहीं है, जब तक फ्रैक्चर नहीं है तो आप उस परिधि में नहीं ला सकते, और जैसी भी इंजरी है मेडिकल में डॉक्टर कह के तो गया ये MLR है, तो वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी भी हो सकती है कि भाई FIR तो करानी है, पुलिस वाला आदमी है, मैंडेट तो यही है कि भाई इतना तो वो सेक्रीफाइस करेगा कि भाई आपस में उन्होंने नाखूनों से इंजरी कर ली हो। तो उनका ये आर्गुमेंट है कि जो इंजरी है ना वो उस पैरामीटर्स की नहीं है, उस पैरामीटर्स की नहीं है, और जिस भी पैरामीटर चलो 323 की भी है तो वो सेल्फ इन्फ्लेक्टेड हो सकती हैं, हमने नहीं मारा उसको बल्कि उसने हमको मारा। उक्त चोटें नाखूनों की भी हो सकती है और उन्हें स्वयं भी कायद किया जा सकता है। उन्होंने ये भी निवेदन किया, जहां तक शशांक, पहले तो किसकी बात कर रहा था वो, सुशीला की है ना, सुरेश और सुशीला की, अब शशांक की तो पेट में चाकू की बात है, अब उसको और डाइल्यूट करेगा वो। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि जहां तक शशांक की चोट का प्रश्न है, PW10 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उक्त चोटें गिरने से आ सकती हैं जो मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब यहाँ डिफेंस थोड़ा फेल हुआ, अब चाकू की है स्टेप वुंड होगा, स्टेप वुंड होगा, चाकू की चोट होती है स्टेप वुंड बोलते हैं, डॉक्टर कह गया सब कुछ है, अब उसको तो कोड नहीं, तो वहाँ डिफेंस ने क्या फायदा लिया, चोट है लेकिन वो गिरने से आ सकती है, लड़ाई झगड़ा हुआ धक्का दे दिया और इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है, गिरने से आ गई, जो मृत्यु कारित करनी है पर्याप्त नहीं, मतलब वो 307 को डिफेंड करना चाह रहे हैं। बस इसके आगे आपको लिखना है। तो ये डिफेंस की एविडेंस हो गई। अब ये अधूरा इसलिए छोड़ा, अब अपन एप्रिसिएशन हर अपने हिसाब से हम करेंगे। प्रोसिक्यूशन का देख लिया, वो कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, डिफेंस भी कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है। अब कोर्ट आर्गुमेंट सुना, अब इस आर्गुमेंट को कोर्ट क्रॉस चेक करेगी। प्रोसिक्यूशन ने, जैसे अगर डिफेंस की बात ले लेते हैं, उन्होंने अभी जो लास्ट वाला ही कहा कि साहब स्टेम वुंड है ना, ये गिरने से भी आ सकती है, PW10 कह रहा है, तो डॉक्टर होगा साहब PW10 उससे जिरे की होगी तो उसको पूछा होगा कि भाई इंजरी किसकी है, चाकू की है क्या, तो उसने कहा वो चाकू की भी हो सकती है, मतलब नुकीली किसी चीज़ की है, क्या ये इंजरी गिरने से भी आ सकती है, तो डॉक्टर ने कहा वहाँ बिल्कुल, ये किसी पत्थर, नुकीले पत्थर पे गिर जाए, यदि किसी कांच पे गिर जाए तो गिरने से भी आ सकती है। तो ये अभी तक तो प्रोसिक्यूशन की चेक की उसने, देखा के बात सही है, अब खुद माइंड अप्लाई करेगी इस आर्गूमेंट के लिए कोर्ट, डिफेंस के इस आर्गूमेंट के लिए खुद माइंड अप्लाई करेगी, फिर देखेगी साइंस को, मेडिकल को, फिर वो नक्शा मौका देखेगी कि नक्शा मौका पर क्या आईओ ने ऐसी मतलब ऐसी कोई प्लेस है क्या वहाँ कि जहाँ पर कोई पत्थर, कंकड़, शार्प वेपन, कांच कुछ पड़ा हो, वो कह नहीं है बिल्कुल भी, तो कोर्ट उसको आर्गुमेंट को डिसबिलीव करेगी फिर, क्योंकि खुद ने देखा, आईओ की रिपोर्ट देगी, पूरा जो साइट प्लान होता है उसमें पूरा नक्शा बना होता है, ABCD, X स्थान पर लाठी पड़ी हुई है, B स्थान पर झोंपड़ी बनी हुई है, C स्थान पर कुर्सियाँ रखी हुई हैं, D स्थान पर पत्थर पड़े हुए हैं, ऐसे बनी हुई होती है वो, तो उसको कोर्ट देखेगी, वो देख रहे बढ़िया मार्बल हो रखा है, उस रिपोर्ट में क्या लिखा है, आईओ ने लिखा है X स्थान पर इतने इतने वाई स्क्वायर का बढ़िया वाइट मार्बल है, मतलब जो ये आर्गुमेंट फिट नहीं होता, गिर भी गया मान के चलो तो मार्बल से थोड़ी, फर्श से थोड़ी, स्टेबून मतलब चक्कू अंदर गया तो कम से कम आधा 1 इंची तो अंदर गया ही होगा ना, तभी तो ब्लड आया होगा। तो अब यहाँ पर कोई गिरेगा तो बताइए कोई स्टेबून जैसी चोट लग सकती है क्या, उसको नहीं लग सकती, तो फिर कोर्ट ने खुद का एप्रिसिएशन किया। ठीक है, तो इसको यहाँ पर
मेरा पूरा वर्जन भी है इसका, लेकिन मैंने हाफ इसलिए खोला है कि इसको पूरा अब आप करोगे, और इसको दो पार्ट में करोगे, एक एक्यूटल के में, एक तीन पार्ट में करोगे, फुली कन्विक्शन, फुली एक्यूटल और पार्टली। पार्टली किया जा सकता है क्या? पहले तो बात आती है एक्यूटल कर सकते हैं क्या हम, बताइए। एक्यूट किया जा सकता है क्या इन दोनों को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी मैसेज करके आंसर दें। बच्चे क्या करें, सुरेश पुलिस वाला होकर के भी एक अच्छा केस नहीं बना सका। गुड, सही है बिल्कुल। हाँ, तो इसको क्या करना चाहिए बताइए। एक्यूट कैसे करेंगे, मुझे एक्यूटल का कोर्ट का ऑब्जर्वेशन बता दीजिए। किस आधार पर श्याम और जितेंद्र को एक्यूट किया जा सकता है? नहीं बताएगा कोई। सर मैं मेडिकल रिपोर्ट देखेंगे। सर मैं मेडिकल रिपोर्ट देखूंगी। सर PW10 की स्टेटमेंट से ये प्रूफ हो गया है कि इंसिडेंट हुआ। कृष्णा डिले इन FIR। अरे कोई तो बताइए, देखो ऐसे काम नहीं चलेगा आपका कि मैंने लिखा दिया आपने लिख लिया। यहाँ आपका माइंड डेवलप करेगा, बातें निकलेंगी तभी आप लिखोगे। दो आर्गुमेंट बता दीजिए, दो रीजन बता दीजिए मुझे इस केस में एक्यूटल करने के लिए, और ज़्यादा छोड़ो आप तो मुझे बता दीजिए 325 में एक्यूटल करने के लिए आप क्या लिखोगे। भाषा बताओ, बिल्कुल ऑब्जर्वेशन दे रहे हो आप, आज समय सेशन जज बन के बैठी हुई हो और 325 पर आप ऑब्जर्वेशन लिखने जा रही हो। सो फार एज वी है पेरूज द एविडेंस प्रोड्यूस बाय द प्रोसिक्यूशन एज वेल एज द डिफेंस एट द पॉइंट ऑफ द consideration of the section 325 of IPC whether it is made out or not। अब इसके आगे का आप बताइए। It very well reflects that there is no any fracture is available in the medical reports, medical evidence of the prosecution and seems to be, कैसा प्रतीत होता है, सेल्फ इन्फ्लेक्टेड या जो भी है। Therefore no offense under section 325 is reflect from the evidence। ये ऑब्जर्व किया अभी आपने, कर लिया आपने ऑब्जर्व के, देखने से रिफ्लेक्ट नहीं होता। अब आपको इसमें एक्यूटल करना है, तो क्या यूज करोगे, कोई सेटल लॉ यूज करोगे इस लाइन के लिए, और फिर जाके फाइंडिंग दे दोगे 325 में अपराध बनना पाया नहीं जाता है। आप भी बोलो पीछे। देखो थॉट्स आने चाहिए, आर्गुमेंट से पढ़ने से थॉट्स, जजमेंट थॉट्स का काम है, आर्गुमेंट थॉट्स का काम है। आप पढ़ते हो ना, आप मुझे बताओ, जब तक आपकी आंखें बंद नहीं हो रही बिल्कुल, जब तक आप सब्जेक्ट की सोचते हो कि नहीं सोचते, मेरी भी बात आपको रात को 12 बजे याद आ जाएगी, आ जाती है नहीं, थॉट्स हैं आपका, मतलब मन है चंचल है, इधर उधर घूमता है, कोई रोक नहीं सकता जब तक नींद नहीं आ जाए आपको। तो वो थॉट्स अब तक आपको एक्यूटल के कन्विक्शन के ऐसी कंडीशन पर आपको क्या लिखना है, हमने आपको कह दिया एक्यूट करो तो क्या सोचोगे, तो बताओ। लिखने से तो इसको पूरा भी मैं गूगल बुक आपको ग्रुप पे भेज दूंगा, आप बंद कर, इतना पढ़ने वाले ही नहीं हो, बंद करके बैठ जाओगे, मुझे पता है। तीन सौ बत्तीस 53 लगेगा नहीं, चलो 332 53 से आपने एक्यूटल कर दिया, 325 से आपने एक्यूटल कर दिया।
लेकिन सेल्फ इन्फ्लेक्टेड की आप इंजरी कैसे बताओगे? मार्बल बता दिया ना अभी, मान के चलो। हम्म, चलो अब ये पॉइंट मान लेते हैं कि इनका कहना ये है कि कोर्ट इस ऑब्जर्वेशन पहुंच जाती है डिफेंस के एविडेंस से या ओवरऑल एविडेंस से कि घटना तो कम से कम सुरेश के घर की नहीं है ना, और घटना ऑटो स्टैंड की है। तो यहाँ आप कोर्ट की ड्यूटी ये देखना है कि वो ऑटो स्टैंड दूर कितना है, और क्या वो कंटिन्यूएशन ऑफेंस माना जा सकता है, या ये छोटे से फैक्ट्स की गलती की वजह से क्या उसको एक्यूट किया जा सकता है। पहले हम घटना स्थल वाली बात पर एक बार के लिए आ जाते हैं। कोर्ट ने मान लिया कि चलो घर की घटना तो नहीं है, और कोर्ट ने लेकिन ये भी मान लिया कि इंजरी गिरने से नहीं आ सकती। क्या एक्सपर्ट ने ओपिनियन दिए गिरने से आ सकती है, लेकिन कोर्ट ने फिर ये देखा ना कि वहाँ गिरने के पर कुछ है ही नहीं, मार्बल है, बढ़िया शाइनिंग वाला फर्श है। हम्म हम्म वहाँ कौन, चलो वो भी दे दिया कि चलो वहाँ भी नहीं था कोई, वहाँ भी कोई ऐसी सरफेस नहीं था जहाँ से गिरने से आ जाए। फिर चलो एक बार के लिए मान लो गिरने से आ गई, गिरने से आ गई चोट, तो एक्विटल कर देंगे। सही कह रहे हो बिल्कुल, बस इसमें आप इन सारी बातों में क्या जोड़ दोगे? इट इज द स्ट्रॉन्ग डाउट। इन शब्दों के साथ जोड़ दोगे कि प्रोसिक्यूशन के एविडेंस में बहुत संदेह है। इन सारी बातों में जो प्रोसिक्यूशन बात कह रहा है उसमें संदेह प्रकट होता है, और जहाँ संदेह प्रकट हो रहा है वहाँ बेनिफिट ऑफ डाउट मान के 307 से बरी कर सकते हैं। तो बस यही समझाना चाह रहा हूँ कि आपको जब ऐसी कंडीशन में एक्विटल करना है तो आप कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में और प्लस फाइंडिंग में लिख दोगे कि इस एविडेंस से कहानी संदेहास्पद प्रतीत होती है, विश्वास योग्य नहीं है। जहाँ सुरेश अपने वर्जन को समय समय पर बदल रहा है, शशांक की इंजरी प्रूव नहीं हो पा रही, सुशीला ने अपने वर्जन में 3 पड़ोसियों द्वारा बताने की बात कह रहा है, सुरेश 2 पड़ोसियों के बारे बताना कह रहा है, वो तीनों पड़ोसी मना कर रहे हैं कि हमने घटना ही नहीं देखी, तो संदेह प्रकट होता है, तो उस लाइट में आप इसको एक्विट कर सकते हो। अब इनके ऑनलाइन वाले बच्चों की भी सुनते हैं। सर डिफेंस बेनिफिट ऑफ डाउट प्रूव रहा है तो एक्यूज गिल्टी है। हाँ वो बात तो सही है, ये तो आपने लॉ की बात बता दी। सर 323, 352, 307 में कन्विक्ट होगा, 452 में कैसे होगा? 452 में कैसे करोगे? 452 में तो जब ही कर सकते हो जब आप डिफेंस की उस स्टोरी को बिल्कुल डिसबिलीव कर दो। कोर्ट इग्नोर नहीं कर सकती ना, डिफेंस ने, मतलब एक होता है कि उन्होंने एविडेंस नहीं दी होती, वो तो एग्जिबिट D2 D1 पेश कर रहे हैं, उसको कोर्ट कैसे इग्नोर कर सकती है? वो और उसको बुलाया है कि अध्यक्ष को नहीं बुलाया ना, अध्यक्ष को नहीं बुलाया। 452 चलिए सही है, 72 आईपीसी का लाभ दे देंगे। 72 आईपीसी का कैसे लाभ दोगे आप जरा बताएं? चंचल, शशांक की इंजरी पहले की भी हो सकती है, एमएलआर डेट में डिफरेंस हो सकता है। हाँ ये सब अब आप आर्गुमेंट में लिखोगे, हो सकता है नहीं, बिल्कुल देखोगे कि एग्जिबिट P1 के अवलोकन से इसकी डेट इतनी है, हो वहाँ सकता शब्द नहीं ला सकता, एग्जिबिट का उपयोग करके लिखोगे। और आप वहाँ से ही आते हैं ऊपर से, ये चार्ज है ना। अगर टोटल डिसबिलीव करना है तो बेनिफिट ऑफ डाउट दे करके आप
उसको सब सेक्शन से बरी कर सकते हो, पहला ऑप्शन। टोटल कन्विक्शन करना है तो डिफेंस की एविडेंस को डिसबिलीव करना है आपको। और कैसे डिसबिलीव करोगे कि जो अध्यक्ष की बात कर रहे हैं ना उसको एग्जामिन नहीं कराया, लेटर ही तो दिखाया। और लॉ क्या कहता है कि जो लेटर जिसने लिखा, मान के चलो उसने श्याम ने या जितेंद्र ने लिखा, वो तो बात कह गई, लेकिन जिसको दिया जा रहा है उसको क्यों नहीं डिफेंस ने एग्जामिन करवाया? अगर आप उनके डिसबिलीव कर रहे हो डिफेंस वाली बात को, एक्विट करने जा रहे हो, तो डिफेंस को एविडेंस को करोगे ना डिसबिलीव। और किस आधार पर करोगे? ठीक है, माना कि D1 और D2 की बात कर रहे हो, आपने अध्यक्ष को कंप्लेंट लिख के दी, लेकिन वह अध्यक्ष को तो कोर्ट में डिफेंस ने प्रोड्यूस नहीं करवाया। अब ये कैसे मान लें कि वो कंप्लेंट लिख के दी या नहीं दी? भाई वो कंप्लेंट तायद कैसे होगी? अध्यक्ष कहेगा, विटनेस बॉक्स में आएगा, किया तो नहीं है इसमें, मैं भूल गया हूँ, अध्यक्ष को बुलाया तो नहीं है ना, तो इसका लाभ ले सकता है प्रोसिक्यूशन और कोर्ट कि अध्यक्ष तो कोर्ट में आया नहीं, उसने कहा ही नहीं कि हाँ मेरे सामने इन्होंने शिकायत दी थी और मैंने आईजी से बात भी की थी। जब तक वो एविडेंस नहीं है, जब तक कैसी है, कंप्लीट एविडेंस नहीं है ना, तो कोर्ट लिख सकती है नो कंप्लीट डिफेंस एविडेंस इज अवेलेबल ऑन दिस पॉइंट एंड कांट वी बिलीव। सही बात है ना? तो उसका वो डिसबिलीव करके आप इसको एक्विट कन्विक्ट कर सकते हो, उसकी बात को डिसबिलीव। अब तीसरा ऑप्शन निकल के आता है पार्टली, कि कुछ में एक्विटल कर दीजिए और कुछ में कन्विक्ट कर दीजिए। तो 400, अगर उनकी बात को मानते हैं तो 452 से हम उनको एक्विट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? कि इसलिए कर सकते हैं, देखो उनके पड़ोसियों की एविडेंस, उस पर कोर्ट बिलीव करेगी कि पड़ोसी कह रहे हैं सर हमने कोई आवाज़ नहीं सुनी, है ना। डिफेंस वाला वो एग्जिबिट D2 पेश किया, वो भी इस बात को कह रहा है। दूसरा, घटना स्थल ऑटो स्टैंड ने वहाँ का भी जो ऑथोराइजेशन लेटर है या जो झगड़ा हुआ एक गवाह भी पेश किया है उन्होंने वहाँ से, उसकी बात को मानेंगे कि तो कोर्ट इसमें 452 से तो बिल्कुल कर सकते हैं कि झगड़ा हुआ होगा, चोट आई होंगी, लेकिन घर की नहीं है। और जब तक हाउस ट्रेस पास नहीं है, दरवाजा जो मेन गेट है उसके अंदर की कहानी नहीं है, जब तक आप 452 में नहीं कर सकते। दरवाजे के बाहर लड़ाई मान ली, दरवाजे से और बाहर ऑटो स्टैंड के मान ली, तो आप 452 में यहाँ से जो अवेलेबल एविडेंस है उसको एक्विट किया जा सकता है। ठीक है, 332 353 से एक्विट कर सकते हो, बिल्कुल क्लियर कट एविडेंस है। चलिए अब आ जाते 307 34 पर। ये डाउटफुल है, यहाँ 50-50 है, डिफेंस को वेटेज दें तो एक्विट, प्रोसिक्यूशन को बेनिफिट दे सकते हैं तो कन्विक्ट। 307 में कन्विक्ट किया जा सकता है, क्योंकि कोर्ट कहेगी भाई हम तो इंजरी देखेंगे, हम तो इंजरी देखेंगे, और शशांक की इंजरी आई है, मेडिकल ओपिनियन इस बात को कहती है कि हाँ ये जानलेवा हो सकती थी। अगर इसको समय पर ट्रीट नहीं किया जा सकता और चाकू की लंबाई वगैरह उस इंजरी की वो डायमेंशन दे करके वो कह सकती है हाँ ये जिस जो साइज है ना वो उसकी इंटेस्टाइन को काट दिया और ये मर सकता था। डॉक्टर बिल्कुल क्लियर कट एविडेंस देके गया है। अब 307 से एक्विट इसलिए नहीं कर सकती कोर्ट कि मान के भी चलें डिफेंस की इस बात को आ जाते हैं कि साहब ऑटो स्टैंड पर लड़ाई हो गई, तो झगड़ा तो श्याम और उसने किया ना, जितेंद्र ने, झगड़ा तो श्याम और जितेंद्र से ही हुआ, किसी और से तो नहीं हुआ। झगड़े को एडमिट कर रहा है कि नहीं डिफेंस? झगड़े से तो मना नहीं कर रहा, बस उल्टा कह रहा है कि इन्होंने मेरे को मारा। लेकिन चोट तो भाई जब डॉक्टर से क्रॉस किया होगा तो ये भी पूछा होगा ये इंजरी, शशांक की इंजरी कितनी पुरानी है, तो उसने कहा होगा ये MLA मेरी कलमी है और ये जिस समय मेरे को ये दिखाई थी मैंने इसका इलाज किया था उससे 2 घंटे पूर्व की है। तो मतलब कोई बाहर की या 2 दिन पुरानी या पुरानी इंजरी नहीं है। तो यहाँ इंजरी प्रूव होती है और घटना प्रूव हो रही है। बस इतना है कि घर की जगह
ऑटो स्टैंड है। अब उसको मैंने जो बताया कि 10 किलोमीटर दूर है या घर के पास है, वो आईओ क्लियर करेगा, आईओ का सहारा ले लेगी कोर्ट। कि आईओ ने अपने बयानों में कहा है कि ऑटो स्टैंड घर से 10 कदम की दूरी पर ही है, तो वो 452 से बरी कर दिया ना, घर की घटना नहीं है, 452 से बरी कर दिया। उसके ये थोड़ी है कि अगर उसने कंप्लेनेंट ने अगर इतना झूठ का सहारा लिया तो उसको एकदम ही आप सारी ऑफेंस से बरी कर दें। तो कोर्ट यहाँ एक ऑब्जर्व करते हुए 307-34 में कन्विक्ट कर सकती है यहाँ पर कि हम मेडिकल एविडेंस को इग्नोर नहीं कर सकते, दिस इज द सेटेड लॉ। इन केस ऑल्दो इंसिडेंट इज नॉट टेकन प्लेस इन द हाउस ऑफ द complainant. However, as per the examination and interpretation of the PW so and so of the IU, he stated that the distance between the house and the auto stand is the 10 steps, 10 कदम की दूरी पर ही है। तो इस सारे से वो 307-34 में उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, एक्यूट नहीं कर सकते। अगर इससे एक्यूट करोगे तो बहुत आपको कलेजा चाहिए, 2-4 जजमेंट चाहिए बताने के लिए। कोई ज़रूरी नहीं है रिकवरी की, कोई ज़रूरी नहीं है, रिकवरी इज़ नॉट नेसेसरी। वो डिपेंड करता है कि एक्यूज को कितने दिन बाद गिरफ्तार किया। एक्यूज को उसी समय गिरफ्तार कर लिया, मान के चलो घटना स्थल से गिरफ्तार कर लिया, तो रिकवरी जरूर नेसेसरी है, ज़रूरी है। लेकिन एक्यूज को 1 महीने बाद गिरफ्तार किया, अब उसने कहीं छिपा दिया, नहीं मिला वो वेपन, तो जरूरी नहीं है कि वेपन नहीं मिला तो आप उसको 307 से 100% ही एक्यूट करोगे। बेनिफिट डाउट दे करके एक्यूट किया जा सकता है। अगर एक्यूट करोगे तो आप इस बात को लिख सकते हो। 325-34 एक्यूट कर सकते हो, फ्रैक्चर नहीं है, नहीं है ना, डॉक्टर क्लियर ही बोल के गया है उसमें। 323 कन्विट करोगे क्योंकि सुरेश के भी लगी है, उसकी वाइफ के भी लगी है। तो इस तरीके से इसको पार्टली हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो मेरे ख्याल से आपने पुराना ही होमवर्क नहीं किया, इसको तो कैसे करोगे? किसी ने किया? क्या दिया था पिछला होमवर्क? किसी ने भेजा तो था मेरे को भी। तो इसको भी आप जजमेंट जो बना सकते हैं वो इसको पूरा कीजिए, ठीक है। ज़्यादा मत लिखो इसके आगे, बस आप तो कंक्लूजन लिख लाइए जिस तरीके से मैंने बताया कि इन दोनों में कन्विट करवाया है, बाकी का एक्यूट करवाया है। तो 3 ऑप्शन बना के लग जाए, इन केस ऑफ एक्यूटल, इन ऑल केसेज, इन केस ऑफ द कन्विक्शन, इन ऑल केसेज ऑल ऑफेंसेज, और इन केस ऑफ पार्टली। ठीक है। अब वो आप पीछे क्या नाम है, आप यहीं पर एक्सरसाइज करो, अलग थ्योरी जो बनाओगे ना फिर हमें भी माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इन्हीं पर, आपने बताया ना आज जो एक जजमेंट आधा लिखा है, तो इन्हीं पर बना करके दिखाइए ना, मैं जिससे और बच्चों को बता सके देखो इन्होंने लिखा। ये आप दोनों मुझे लगता है कम इंटरेस्ट रखता है। आपका क्या नाम है? और आप बिल्कुल न्यूट्रल बैठे रहते हो, आप बस समझने पर बिलीव करते हो, है ना? ठीक है सर, मैंने भेजा है जजमेंट लिख के, आप चेक कर देना। हाँ कोई आया तो है मेरे पास में, लेकिन हार्ड कॉपी भेजिए। चलिए, वो कहाँ है, क्या नाम है, निखिल, एक बार आना ऊपर। किसी बच्चे ने एक प्रॉब्लम भेजी है, उसको सॉल्व करवाते हैं।
ये जो लास्ट टाइम का था ना, ये प्रश्न है लास्ट, एक दिन 16 वर्षीय आकाशदीप लास्ट वाला था क्या, है ना, इसको करते हैं। चलो, ये किसी बच्चे की रिक्वेस्ट है, कल भी मेरे को भेजा था व्हाट्सएप पर, और आज भी ये मेरे स्टाफ के माध्यम। निखिल जी, इस वाले को न भेजना मेरे इस पर। करो करो, इससे करो, मेल आईडी। कौन है ये, वही हिमांशी बेनीवाल, थैंक यू। लेकिन जजमेंट तो चेक कराओ, तारीफ तो ठीक है, लेकिन लिख के बताइए आप भी। ये हिमांशी लिख रही है, सर आप बहुत अच्छा जजमेंट राइटिंग कराते हो, मुझे 3 नंबर मिले लास्ट ईयर। क्या हुआ, इसी लिखने में पाई, लिख नहीं पाई, ओके। और भाई देखिए, जितने स्टूडेंट्स हैं ना जिन्होंने आरटीआई में कोई बुक्स नोटबुक्स ले रखी हैं जो पहले एग्ज़ाम दिया, वो एक बार मेरे को चेक करा सकते हो आप, जिससे पता चले कि आपने कहाँ कमी छोड़ी। ठीक है ना, कल एक बच्चे ने मेरे को क्वेश्चन भेजा है, इसके बारे में पूछ रहे थे, तो मैं सोचता हूँ सबको ही बता दूँ। इसको चलिए उसी को बोर्ड बना लेंगे। चलो, अभी तो है 20 मिनट। क्या, कल कराएं क्या? हाँ ठीक है, अच्छी तरीके से जोश एंड झील के साथ कराएंगे। ठीक, गुड। भेजो तो एक बार दिखा तो देते हैं बच्चों को, है ना। जो भेजना है ना, मंजूर ने भेजा है मेरे को, मंजूर ने भी भेजा है। हाँ, तो वो वाला भेजना है ना। कल एक लास्ट ईयर जो पेपर में आया था आपके जजमेंट राइटिंग का, उसको कल यहाँ पर सॉल्व करवाते हैं ना, कौन सा ऑफेंस बनेगा और किस तरीके से उसमें हम एविडेंस को डी नोटिफाई कर पाएंगे। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।